नमस्कार, आप सभी का मेरी वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम स्वीटी सिंह है और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय एमए गृह विज्ञान द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन के अंतर्गत ये हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, मीडिया के स्वरूप और मीडिया का चयन, जिसमें आज हम मीडिया के स्वरूप और चयन पर चर्चा करेंगे। तो इसका एक संक्षिप्त परिचय देखेंगे। मीडिया समाज का सबसे प्रभावशाली साधन है। यह केवल सूचना और ज्ञान का प्रसार नहीं करता है, बल्कि जनमत निर्माण, सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक आदान प्रदान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज हम मल्टी प्लेटफॉर्म संचार के दौर में हैं, जहां मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, सोशल मीडिया सब मिलकर एक साथ संवाद करते हैं। डिजिटल मीडिया ने पारंपरिक एक तरफा संचार को बदलकर दो तरफा और इंटरैक्टिव बना दिया है। अब दर्शक केवल श्रोता नहीं है, बल्कि सह निर्माता, को एक्टर और प्रोड्यूसर बन गए हैं। इस बदलते परिवेश में मीडिया चयन एक रणनीतिक प्रक्रिया है। इसमें केवल तकनीकी और आर्थिक पहलू नहीं है, बल्कि सही संदेश को सही दर्शकों तक सही समय पर और सही माध्यम से पहुंचाने की योजना शामिल होती है। यही कारण है कि मीडिया चयन को समाज के समय में रणनीतिक निर्णय माना जाता है। आगे है मीडिया के स्वरूप। मीडिया के स्वरूप में पहले पारंपरिक मीडिया आता है, फिर दूसरा डिजिटल मीडिया आता है। पारंपरिक मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो लंबे समय से हमारे समाज में उपलब्ध है और उसका उपयोग सूचना और संचार के लिए किया जाता है। जैसे प्रिंट मीडिया, रेडियो और टेलीविज़न आते हैं ट्रेडिशनल मीडिया के अंतर्गत। प्रिंट मीडिया में अखबार, पत्रिकाएँ, जर्नल्स, किताबें शामिल होती हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है, इनकी गहराई है, स्थायी होता है और विश्वसनीयता लोगों की आज भी प्रिंट मीडिया पर बनी हुई है। प्रिंट मीडिया समाज में शिक्षा, जागरूकता और जनमत निर्माण का मजबूत आधार रहा है। रेडियो ये कम लागत वाला माध्यम है और ग्रामीण और दूर-दराज क्षेत्रों तक पहुंचने में सबसे प्रभावी है। रेडियो समाचार सुनने, संगीत, शिक्षा और जागरूकता अभियान के लिए आज भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। टेलीविज़न ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम देखने के साथ-साथ सुन भी सकते हैं। दोनों का श्रव्य और दृश्य दोनों का एक समायोजन इसे जनसंचार का सबसे प्रभावी साधन बनाता है। टेलीविज़न मनोरंजन, समाचार, शिक्षा और विज्ञापन का महत्वपूर्ण माध्यम है। आगे है डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया संचार का एक ऐसा बदलता हुआ रूप है जो लोगों का ध्यान ट्रेडिशनल मीडिया से हटकर अब डिजिटल मीडिया पे ज़्यादा आ गया है। क्योंकि इसमें लोग अब अपनी प्रतिक्रिया भी दे पाते हैं, साथ में एक सक्रिय भागीदारी दिखा पाते हैं। डिजिटल मीडिया के अंतर्गत सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, वेबसाइट और ब्लॉग्स, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म शामिल हैं। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जैसे फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब जैसे प्लेटफ़ॉर्म इसमें आते हैं, जिसमें हम त्वरित संचार करते हैं और इंटरैक्टिविटी के लिए जाना जाता है। यहाँ दर्शक केवल उपभोक्ता की तरह नहीं है, बल्कि एक सक्रिय भागीदार होते हैं। वेबसाइट और ब्लॉग्स में संगठनों और व्यक्तियों के लिए सूचना प्रसार, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का ये एक माध्यम है। यह ज्ञान साझा करने और विचार प्रस्तुत करने का एक आधुनिक तरीका है। ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, डिज़नी हॉटस्टार जैसे प्लेटफ़ॉर्म मनोरंजन और सूचना दोनों के लिए एक उभरते साधन है। ये वैश्विक स्तर पर सामग्रियों को उपलब्ध कराते हैं और सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हैं। आगे इमर्जेंस मीडिया है। ये नए प्रयोग और तकनीकें लगातार मीडिया के स्वरूप को बदल रही है। जिसमें उभरते मीडिया के अंतर्गत आते हैं हमारे पॉडकास्ट, एआर, वीआर और एआई ड्रिवन मीडिया है। पॉडकास्ट एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम किसी एक विषय पर गहन चर्चा करते हैं, अपना ज्ञान साझा करते हैं, जो किसी विशेषज्ञों या फिर किसी प्रवक्ता द्वारा हो सकता है। यह शिक्षा और विशेषज्ञता प्रसार के लिए अधिक लोकप्रिय हो रहा है आज के आधुनिक समय में। एआर-वीआर आधारित मीडिया ये एक इमर्सिव अनुभव प्रदान करने वाला नया माध्यम है जो दर्शकों को वास्तविकता जैसा अनुभव देता है और एआई ड्रिवन मीडिया ये पर्सनलाइज्ड कंटेंट और प्रिडिक्टिव एनालिसिस के आधार पर संचार करता है। यह दर्शकों की रुचि और व्यवहार के अनुसार सामग्री प्रस्तुत करता है। आगे क्रॉस मीडिया कैंपेन है, जिसमें क्रॉस मीडिया कैंपेन एक इनकी रणनीति के रूप में उपयोग होता है। क्रॉस मीडिया और हाइब्रिड स्वरूप है मीडिया का एक माध्यम, जो आज के मीडिया केवल अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर सीमित नहीं है, बल्कि एक एकीकृत रूप में काम करता है, जहाँ शॉर्ट्स, रील्स, मीम्स ये सारी माध्यम इसमें आती हैं। ये एक एग्ज़ाम्पल है शॉर्ट्स, रील्स, क्रॉस मीडिया और हाइब्रिड फॉर्म का। शॉर्ट्स और रील्स छोटे वीडियो क्लिप्स जो सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैलते हैं और युवाओं में लोकप्रिय हैं। मीम्स स्थानीय संदर्भों के साथ हास्य और व्यंग्य का मिश्रण है, जो संदेश को सरल और मनोरंजक बनाता है। क्रॉस मीडिया कैंपेन जैसे कि सोशल मीडिया और प्रिंट को एक साथ जोड़कर अधिक प्रभावी संचार करता है। उदाहरण के लिए जैसे किसी फ़िल्म का प्रचार केवल टीवी ट्रेलर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि
सोशल मीडिया पर रील्स, यूट्यूब और वीडियो अखबारों में लेखों के माध्यम से भी प्रसारित किया जाता है। जैसे कोविड-19 में जो भी सरकार या डब्ल्यूएचओ के माध्यम से जो भी गाइडलाइन जारी हो रही थी, उसका प्रचार आपको अखबार, वीडियो, यूट्यूब हर एक माध्यम पर दिखाया जा रहा था। तो ये एक प्रकार का क्रॉस मीडिया कैंपेन के अंतर्गत ही आता है। मीडिया अभिसरण क्या होता है? मीडिया अभिसरण एक ऐसा माध्यम है जहाँ हम अपने दोनों माध्यमों का एकीकरण करते हैं, जहाँ आधुनिक और हमारे पारंपरिक मीडिया दोनों का अभिसरण होता है, एक साथ एकीकरण होता है। तो इसके प्रकार क्या हैं? इसमें तकनीकी अभिसरण है, सामग्री अभिसरण, आर्थिक अभिसरण, वैश्विक अभिसरण, सांस्कृतिक अभिसरण और प्राकृतिक अभिसरण शामिल है। तकनीकी अभिसरण क्या है? जब अलग-अलग तकनीक हो, एक ही उपकरण या प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध हो जाती है, तो ये तकनीकी अभिसरण होती है। जैसे स्मार्टफ़ोन पर टीवी देखना, रेडियो सुनना, इंटरनेट ब्राउज़ करना, सोशल मीडिया का उपयोग, ये सब एक ही डिवाइस में होता है, तो वो एक टेक्नोलॉजिक कन्वर्जेंस के अंतर्गत आता है। सामग्री अभिसरण, जब एक ही सामग्री को कई रूपों में प्रस्तुत किया जाता है, जैसे एक ही कोई सामग्री है, कंटेंट है, उसको टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफ़िक्स सभी में प्रस्तुत किया गया है, तो एक प्रकार के कंटेंट कन्वर्जेंस के अंतर्गत आता है, जो बहुत अट्रैक्टिव होता है। आर्थिक अभिसरण क्या होता है? जब मीडिया कंपनी अलग-अलग उद्योगों को मिलाकर एक एकीकृत व्यापार मॉडल अपनाती है। जैसे डिज्नी का फ़िल्म टीवी, ओटीटी और थीम पार्क को एक साथ इंटीग्रेट करता है, तो ये एक आर्थिक अभिसरण कहलाता है। वैश्विक अभिसरण, जब मीडिया सामग्री वैश्विक स्तर पर उपलब्ध होती है और सीमाओं से परे पहुँचती है। जैसे नेटफ्लिक्स का कंटेंट दुनिया भर में एक ही समय पर उपलब्ध होता है। सांस्कृतिक अभिसरण क्या होता है? जब विभिन्न संस्कृतियाँ मीडिया के ज़रिए जुड़ती हैं और अपना अनुभव साझा करती हैं, तो वो एक सांस्कृतिक अभिसरण कहलाता है। जैसे के-पॉप जो कोरियन ड्रामा आज के समय में काफ़ी प्रसारित हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, कोरियन की संस्कृति देश-विदेश तक फैल रही है। तो इस प्रकार का जो कार्य होता है, एक सांस्कृतिक अभिसरण के अंतर्गत आता है। प्राकृतिक अभिसरण क्या है? जब दर्शक स्वयं एक साथ कई प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करते हैं, कोई व्यक्ति टीवी देखते हुए ट्विटर पर लाइव रिएक्शन पोस्ट कर रहा है, तो ये एक प्रकार का प्राकृतिक मीडिया कन्वर्जेंस के टाइप के बाद आप लोग के सामने अब कुछ प्रश्न आएँगे, जो हमने पीछे डिस्कशन किया है, उसी मुद्दों पर ये आधारित होंगे। इसमें पहला प्रश्न है कि मीडिया का मुख्य कार्य क्या है? और इसके विकल्प भी आपके सामने हैं, तो आप इसके जो उत्तर होंगे वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यदि आपको नहीं पता है तो बाद में एक आंसर कीज़ भी आप उससे मिला सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, आज के समय में संचार किस प्रकार का हो गया है? तीसरा, प्रिंट मीडिया की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? चौथा, रेडियो किस क्षेत्र में सबसे प्रभावी है? अगला प्रश्न है, टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस का सही उदाहरण कौन-सा है? और आखिरी प्रश्न आपका है, कल्चर कन्वर्जेंस का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? आगे इसके उत्तर हैं, आप अपने सही उत्तर इससे मैच करा सकते हैं। धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आशा करती हूँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और मैंने जो भी ज्ञान आप लोग से साझा किया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।